जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है। एक जो सर कॉमन मिथ है कि यार ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत महंगी सर्जरी होती है। तो घुटनों के दर्द की जो बीमारी है वो मल्टीफैक्टोरियल है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कि आपके जेनेटिक्स की वजह से है। एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा है कि उसको उसकी एडवांस ट्रीटमेंट लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है? नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत जो पड़ती है वो तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। सर ये नी रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है और इसको कैसे करते हैं? क्यों ज़रूरी होती है? रीज़न ये है कि सपोज करो कि आपका घुटना ऐसे बेंड हो गया, भगवान ने ऐसा बनाया ऐसा सीधा, तो उनको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से क्या क्या सवाल डिस्कस करने चाहिए? सर्जरी फेल होने के या पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन होने के कितने चांसेस? तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो 0.1% है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं शुभम हूँ। हम लोग बिगो हेल्थ के फाउंडर्स हैं। एंड सर बिगो हेल्थ एक मोबाइल एप्लीकेशन है कि जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड बिगो हेल्थ के मदद से लोग अपने शहर में डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट करा सकते हैं और बड़ी बीमारी जैसे कार्डियक, कैंसर, न्यूरो, इन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। और जब भी वो बड़े शहर आते हैं तो उनको एक जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं होता है कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, और हॉस्पिटल के अंदर वो चले भी गए लेकिन उस हॉस्पिटल में किस डॉक्टर को दिखाना है, तो उसमें ये हमारा प्लेटफॉर्म उनकी मदद करता है। और अभी तक हम लोग 80,000 से ज़्यादा पेशेंट की मदद कर चुके हैं। हम लोग भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा गोल ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को कैसे नेविगेट करेंगे, हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। सो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घरेलू बीमारी की जो आपके घर में, परिवार में ज़रूर किसी ना किसी को होगा, जो कि घुटनों का दर्द और कमर का दर्द। इसके लिए हमारे पास बात करने के लिए डॉक्टर सुभाष जहांगीर। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष जहांगीर है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एज ए सीनियर डायरेक्टर एंड हेड की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। हमारा डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स की सभी बीमारियों को केटर करता है, चाहे वो जॉइंट की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरी हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो, या वो बच्चों से संबंधित कोई बीमारी हो। घुटने की दर्द की बीमारी है, तो क्या ये नेचुरल एजिंग है या ओवरवेट की वजह से है या लाइफस्टाइल की वजह से है? तो घुटनों के दर्द की जो बीमारी है वो मल्टीफैक्टोरियल है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कि आपके जेनेटिक्स की वजह से है, जैसे कि जिसको कॉमन लैंग्वेज लोग बोलते हैं गठिया हो गया, ठीक है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, आपको ल्यूपस हो गया, आपको सोरायसिस हो गया, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो वो तो डिजीज़ है जो जीन्स में है आपके, जिसकी वजह से आप उसके लिए प्रोन हो या आपको उसकी पॉसिबिलिटी होने की संभावना ज़्यादा है कि वो बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स में रही होगी, आपके मदर के साइड में किसी को रही होगी, मामा चाचा को रही होगी, तो आपको बीमारी हो सकती है। वो बीमारी यूजुअली बहुत जल्दी एज में आ जाती है, 20 साल की एज में आ सकती है, 30 साल में भी आ सकती है और 10-15 साल की एज में भी आ सकती है। वो बीमारी आपको सिर्फ घुटनों को इम्पैक्ट नहीं करती है, उसकी शुरुआत तक घुटने से हो जाए, लेकिन वो इम्पैक्ट सभी जोड़ों को करती है, खासकर हाथ और पैर के छोटे जोड़ों को इम्पैक्ट करती है। और उसकी खास जो बात होती है कि वो सुबह सुबह आपको शरीर में एक जकड़न का एहसास देती है और वो जकड़न कम से कम आधा पौना घंटा रहती है। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा शरीर और ख़ासकर जॉइंट्स सुबह सुबह 30 मिनट से ज़्यादा तक वो जकड़न में रहते हैं, फिर दिन में ठीक रहता है, तो इसका मतलब ये कि आपको इसका चेकअप कराना चाहिए। ये एक तरह का जेनेटिक वाला गठिया हो सकता है। गठिया का तो मतलब है कि घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, किस तरह का गठिया है, वो जेनेटिक वाला है, नॉन जेनेटिक वाला है, वो देखना है। सो नॉन जेनेटिक वाला जो है वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। अब आपका वज़न कंट्रोल में नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी डाइट बहुत पुअर है और वेट बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही लोड घुटनों में पड़ता है, तो धीरे धीरे वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 40 साल की एज वालों को बोलूँगा कि वो यूजुअली किसी न किसी चोट की वजह से होते हैं, पर हाँ 50
55 के आसपास लोग आजकल आने लगे हैं कि उनको जल्दी ये घुटनों की बीमारी शुरू हो गई है। उसका रीज़न जो मैंने आपको बताया सभी है कि हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारी जीवन शैली है, वो अच्छी नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। और दूसरा है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप रेगुलर दूध दही नहीं लेते हैं, अपना एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वेट कंट्रोल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ वज़न पे मैं एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा कि जब हम चलते हैं तो हम एक पैर पे पूरा वज़न आता है, क्योंकि आप जब चलते हो तो एक पैर हवा में होगा तब दूसरा आगे बढ़ेगा। सो जो पूरा का पूरा बॉडी वेट है वो एक पैर पे आता है। सो घुटने पे आपका डबल बॉडी वेट आ गया। जब दोनों पैरों पे खड़े हो तो सपोज आप 60 kg के हो, 60 किलो के हो, तो 60 किलो वज़न दोनों पैरों में डिवाइड हो गया 30-30 किलो। जब चलते हो तो एक पैर पे पूरा लोड आएगा, फिर आप दूसरा पैर आगे बढ़ेगा, तो वो 60 kg 60 किलो एक पैर पे आ गया, फिर 60 किलो दूसरे पैर पे आ गया। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि वेट कंट्रोल करने से, वज़न कम करने से घुटने पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, आपका पेन भी कम होता है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो सर क्या एक्सरसाइज, डाइट या वेट कंट्रोल से इस प्रॉब्लम को डिले किया जा सकता है क्या? जो घुटनों का दर्द एज की वजह से होता है, उम्र के साथ जो बढ़ता है, वो मैंने जैसे बताया कि मल्टीफैक्टोरियल, मतलब बहुत सारे कारण हैं उसकी। हम सब कारण कंट्रोल भी कर लें, सपोज करो कि आप हर चीज़ को आइडियल कर रहे हो, लेकिन आप अमर तो नहीं हो सकते, है ना। सो एजिंग प्रोसेस, उम्र तो आएगी, वो 50 पे आएगी, 60 पे आएगी, 80 पे आएगी, नहीं कह सकते। अगर हम देखें कि सब लोग अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू करें तो 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी और 10 में से किसी एक को एडवांस होगी। मतलब हम 99 लोगों को बचाया जा सकता है अगर ये जीवन शैली को अपनाएं, तो अपने घुटनों को बचा के रख सकते हैं। हमारे देश में क्या है कि घुटनों का दर्द हो तो रहा है, बट पेन किलर ले रहा हूँ मैं दवाई ले लिया, मैं ठीक हो गया। सो ये अगर एक तो अभी तक जो हमने बात करी कि कैसे नहीं होगा, हम कैसे बचा सकते हैं, बट एक बार किसी को हो रहा है ऑलरेडी पेन, तो कब उनको लगना चाहिए कि नहीं अब तो मुझे एक्चुअल में किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जैसे कि पेन अगर आपका 3 से 6 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप रूटीन में आपको सिर दर्द होता थोड़ी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आप अपनी गोली खाई ठीक हो गए 2 दिन में। ऐसे ही कभी कभी दर्द हुआ, आपने अपना गोली खाई ठीक हो गया। आपको रोज़ की चीज़ों में, रोज़मर्रा के काम में अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है वंस इन ए वाइल में ज़्यादा एक्टिविटी करी तो पेन हुआ, ठीक है, लेकिन क्या वो हर बार उतनी एक्टिविटी करने में पेन हो रहा है तो दिखाना है। जैसे कि आपने किसी आउटिंग पे गए, संडे को बाज़ार गए तो पेन हो गया आपको, बाकी 6 दिन पेन नहीं हुआ। 2 हफ्ते बाद फिर संडे बाज़ार गए तो फिर पेन हुआ, तो सेम एक्टिविटी में दोबारा पेन हुआ। ऐसे अगर ये रिपीटेड होता है उतनी ही एक्टिविटी पे तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज़ एक कांस्टेंट पेन है, रेगुलर पेन चलता रहता है, हल्का हल्का, ठीक नहीं हो रहा, वो 3 हफ्ते से बियॉन्ड चला जाता है और 6 हफ्ते तक रहता है, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। तो सर एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको उसकी एडवांस ट्रीटमेंट लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है? नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत जो पड़ती है तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। अभी जो बात कर रहे थे हम कि कब दिखाना चाहिए, दिखाने के लिए तो आपको अर्ली स्टेज पे आप गए, फिर डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, क्लिनिकल एग्जामिन करेंगे कि आपका नी कितना ख़राब लगता है, कितना डिफॉर्म्ड है। और अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं होती। हम कहते हैं ना कि हर बीमारी का इलाज अर्ली स्टेज में संभव है। तो यहाँ पे क्या है कि एजिंग प्रोसेस है, तो हम बोलें क्योर, तो क्योर संभव नहीं है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि सपोज करो आपको 60 इयर्स की एज में दर्द शुरू हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको बोला कि आप कुछ मेडिसिन लीजिए शुरू में, एक्सरसाइज करिए और आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से आपको विटामिन, कैल्शियम ये सब लेना है और वेट पे कंट्रोल करना है। अगर आप ये चीज़ें कंट्रोल करते हो तो जो आपके जॉइंट की लाइफ स्टेज 1 से स्टेज 4 2 साल में जानी थी, वो 2 के बजाय उसका 10 साल में जाए या 15 साल में जाए, वो इलाज है ना। कंट्रोल करना या डिले करना हमारा एम है। क्योर तो हम कर नहीं सकते, तो अमर हो जाएंगे, है ना।
सो स्टेज आगे जाएगी, कितना रैपिडली जाएगी, कितना स्लो जाएगी, ये डेस्टिनी है। इसे बोला कि 100 में से 10 और 10 में से 1। सो अगर 10 पेशेंट हमारे पास आते हैं अर्ली स्टेज में, हम उनका इलाज शुरू करते हैं, तो 9 लोग तो ज़िंदगी पूरी निकाल लेंगे बिना सर्जरी के। एक पेशेंट ऐसा होगा जिसको शायद प्रोग्रेशन फास्ट हो जाए और वो किसी के हाथ में भी नहीं है, किसका हो जाए पता नहीं, और वो पेशेंट को शायद नी रिप्लेसमेंट ज़रूरत पड़ेगी। अब वो ज़रूरत कब होती है? जैसे कि आपका डे टू डे एक्टिविटी में पेन होना है, जिसके लिए आपको रोज़ दवाई खानी पड़ती है। अगर आपको दर्द की दवाई रोज़ खानी पड़े, मतलब आपको एडवांस स्टेज है, दिखाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना डे टू डे एक्टिविटी में उनको एक्टिविटी लेवल इतना हाई है कि वो अपनी मेंटल एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर पाते। जैसे कोई वॉक पे जाता है, तो कई सालों से वॉक पे जा रहे थे, लेकिन एक दिन देखा कि मेरा स्पीड औरों से कम हो गया है, कम ही रह गया है, तो साथ वाले बोलते हैं अरे तुम आगे चलो भाई, क्या हो गया? तो उनको लगता कि नहीं, मेरे को अब दर्द ज़्यादा है, मुझे कराना चाहिए। तो हर एक का एक्सपेक्टेशन लेवल डिफरेंट है कि क्या चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको घुटने की दर्द की वजह से घुटना अटकने लगता है, सडनली बहुत तेज़ दर्द हुआ, अटकने का मतलब सडनली तेज़ दर्द हुआ और आपको वहीं बैठना पड़ गया या लगा कि गिर जाओगे, ऐसा एक आधी बार हो तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा बार बार होता है, मतलब कि घुटने के अंदर कोई टुकड़ा फंसता है, इसका मतलब है कि अब सर्जिकल इंटरवेंशन मस्ट है, क्योंकि अब अटकने की वजह से गिरने का डर है, और गिरने की वजह से कहीं और फ्रैक्चर हो गया तो वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। चौथा रीज़न है कि सब सर्जरी करानी चाहिए कि घुटने की वजह से आप टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हो, तो आपको कमर दर्द शुरू हो गया। तो जैसे कि मशीन में मल्टीपल वो होते हैं ना, जंक्शंस होते हैं, एक जंक्शन ख़राब हो तो दूसरा भी अटक जाता है। तो घुटने की वजह से अगर आपके स्पाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है या नीचे फुट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो दैट मीन्स कि ये इसको अब ध्यान रखना ज़रूरी, नहीं तो ये और जॉइंट्स भी ख़राब कर देगा, तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसके बाद एक और इंडिकेशन बनता है कि सपोज करो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको शुगर हाई रहता है, अब आपको डॉक्टर बोलते हैं वॉक करो या कुछ एक्टिविटी करो ताकि कैलोरी कंजम्पशन हो, तो हार्ट भी फिट रहेगा और शुगर कंट्रोल रहेगी, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाता है क्योंकि घुटने में दर्द होता है या डिफॉर्म ज़्यादा है, आप अभी चला रहे थे लेकिन अब शुगर और ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको अपनी लाइफ को बेटर रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। सो सर, आप पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि अभी जो मेरी नी की समस्या है वो किसी फिजियोथेरेपी या नॉर्मल इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकती, अब मुझे फाइनली सर्जरी ही करानी पड़ेगी? मैं आपको बताऊं कि जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट, कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अर्ली स्टेज है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, कुछ मेडिकेशन है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, उस पर काम करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। अगर आप ये 2 काम कर लेते हो तो आप मान के चलो कि आपके 2 से 5 साल निकल जाएंगे। जब आपकी स्टेज उससे आगे जाएगी, जब घुटने में स्पेस थोड़ा और कम हो गया है लेकिन अभी स्पेस विजिबल है और घुटने में भी अटकना शुरू नहीं हुआ, लॉकिंग शुरू नहीं हुई, उस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि बाकी सारे काम करने की बाद भी पेन में आराम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आते हैं ऑप्शंस इंजेक्शन वाले, जिसमें अगर आपको कुछ बहुत इमरजेंसी है तो आपको हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं जो आपको इमीडिएटली रिलीफ दे देगा। आपको पेन है लेकिन आप उतने ज़्यादा परेशान नहीं है अभी, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं उसको विस्को सप्लीमेंटेशन, लेमैन बोलता है सब ग्रीस का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। तो विस्को सप्लीमेंटेशन में क्या है, जो हमारा जॉइंट का जो फ्लूइड है उसी का ही हाई मॉलिकुलर वेट का एक लिक्विड है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, उसको हम नी में इंजेक्ट करते हैं। तो अगर हम, आपको याद हो फिजिक्स में ऑस्मोसिस एक चीज़ होती थी, तो उसी तरह से काम करता है कि जो जॉइंट के अंदर हमने इंजेक्ट किया है उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो बॉडी से फ्लूइड जॉइंट के अंदर लेगी और फ्लूइड आएगा, और जो फ्लूइड है हमारे को जो न्यूट्रिशन मिलता है हमारी कार्टिलेज को, वो जॉइंट फ्लूइड से मिलता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि खाने वाली गोली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज
वो ब्लड के थ्रू वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है जॉइंट के फ्लूइड से, इसलिए जॉइंट में इंजेक्शन लगाने से फ़ायदा होता है। उसमें एक और एडवांसमेंट है कि आपकी बॉडी से ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स को अलग करके उनको एक्टिवेट करके, क्योंकि वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेम सेल जैसे काम करते हैं, क्योंकि वो बॉडी का रीजनरेशन पोटेंशियल वाले केमिकल्स होते हैं उसमें। और आजकल हम जो है विस्को सप्लीमेंटेशन और प्लेटलेट को क्लब करके भी इंजेक्ट करते हैं। तो वो है स्टेज 2 के लिए, स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3। एक बार स्टेज 3 एडवांस या 4 आ जाए, फिर पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है। उसे लगता है कि मैंने पिछली बार इंजेक्शन लगवाया था, मेरे 2 साल अच्छे से निकल गए, मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ, कर सकते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं सर, इस बार पिछली बार से पेन ज़्यादा है और अब हो गया, तो वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए कि या तो रोज़ गोली खानी पड़ती है, या बैक में दर्द आ गया, फुट में दर्द आ गया, आपको एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने साथियों से पिछड़ रहे हैं, तो कहाँ पे आपका मन बनता है उस पर डिपेंड करता है। और ये इलेक्टिव सर्जरी है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, अगर सर्जरी नहीं कराई तो जान को खतरा, ऐसा नहीं है। सो आप खुद डिसाइड करते हो कब आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है और तब हम आपको ऑफर करते हैं। सर ये नी रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है और इसको कैसे करते हैं? क्यों ज़रूरी होती है? रीज़न ये है कि सपोज करो कि आपका घुटना ऐसे बेंड हो गया है, भगवान ने ऐसा बनाया था सीधा, अब वो अंदर से कार्टिलेज वेयर आउट हुई और धीरे धीरे एक साइड की कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हो जाती है और दूसरी साइड की कम होती है, तो ये घुटना टेढ़ा हो जाता है इससे। तो एक तरफ से दब गया और एक तरफ से खुल गया। जो एक्सरे आप देखते हैं कि बोलते हैं गैप ख़त्म हो गया बीच में, तो जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसा हो गया है तो उसको रीस्टोर करने के लिए जो ऐसे बना हुआ था घुटना, भगवान ने बनाया था सीधा, वो बेंड हो गया, तो उसको सीधा करके ताकि बॉडी का ओवरऑल अलाइनमेंट सही रहे, तो सर्जरी में हम उसको सीधा अलाइन करते हैं। अब जो नी जॉइंट होता है उसमें एक हमारी थाई की बोन है, एक हमारी लेग की बोन है। दोनों बोन के ऊपर कार्टिलेज होती है और वो फिर लिगामेंट्स और कैप्सूल से हमारा जॉइंट बनता है पूरा। जो कार्टिलेज डैमेज हुई है ऊपर की 3 से 5 मिलीमीटर वाली, सिर्फ वो रिप्लेस होती है। तो सरफेस जो है बोन की उसको चेंज किया जाता है, ऐसे ही नीचे वाली बोन की सरफेस को चेंज किया जाता है, ना कि पूरा बोन निकाल के नई बोन लगाई जाती। काफ़ी लोग अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि ये पूरा हड्डी निकाल के नई हड्डी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हड्डी के ऊपर कार्टिलेज है, जिसको लेमन कई बार ग्रीस भी बोलते हैं, ग्रीस खत्म हो गया घुटने के अंदर, तो वो कार्टिलेज का जो लेयर है 3 से 5 मिलीमीटर का, उसको हटा के उसके ऊपर नई कैप लगती है। ऐसे ही नीचे वाली बोन जो होती है लेग वाली, उसके ऊपर की भी कार्टिलेज को हटा के जो डैमेज हो गई है उसके ऊपर एक नई कैप लग जाती है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन होता है। बाकी सारे बोन, मसल, लिगामेंट आपके ओरिजिनल रहते हैं उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं इसको रीसरफेसिंग, जैसे कि सिर्फ कैप चेंज हो गई है, तो ये रीसरफेसिंग सर्जरी होती है। सो अभी हमने सर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के पहले आपने स्टेजिंग की बात करी, तो हाउ इज़ दिस स्टेजिंग डिसाइडेड? सो स्टेजिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो तो एक्सरे बेस्ड हैं। हम एक्सरे कराते हैं और उसमें हम देखते हैं कितना स्पेस कम हो गया, उसके बेसिस पे ग्रेडिंग होती है। कई बार जब पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में आता है और नी जो आपको पता आपका घुटना पहले कैसे दिख रहा था, अब वो ऐसे बेंड हो गया या बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड हो गया है, तो वो स्टेज 4 आ गई है। उसमें आपको एक्सरे देख के सिर्फ कंफर्म करना है कि स्टेज 4 है या नहीं। और जब हम बात कर रहे थे कि 40s में पेशेंट आते हैं, दे आर यूजुअली स्टेज 1। तो सर जो ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, क्या ये एज लिमिटेड ही होती है क्या, कि नहीं मैं यंग लोग नहीं करा सकते हैं? सो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि गठिया 2 तरह का होता है। एक होता है जो जेनेटिकली डिपेंडेंट है, जैसे रिमेटॉइड हो गया। तो जो रिमेटॉइड वाले पेशेंट हैं जिनको बहुत कम एज में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उन पेशेंट्स में क्या होता है कि ज़िंदगी तो भी बहुत लंबी है और हम 30-35 साल की एज में बैठ जाएं कि अभी तो हम 50 साल तक वेट करेंगे, उसके बाद सर्जरी कराएंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, ज़िंदगी चलने का नाम है, तो अगर हम चलेंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या?
सो हमने भी जैसे 25 साल 30 साल की एज में सर्जरी करी है। ये वो पेशेंट हैं जिनके जीन्स में ही बीमारी है, तो उनको या तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या उनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो उनका हिप जॉइंट या नी जॉइंट इतना ख़राब हो गया कि बिल्कुल बिस्तर पे ही हैं या बिल्कुल बेयरली चल पा रहे हैं। उस एज के पेशेंट को सारे काम करने हैं, अभी उसको नौकरी भी करनी है, उसे अपना फैमिली भी पालनी है, उसे बच्चे पैदा भी करना है, बच्चों का ध्यान भी रखना है। हम उस पेशेंट को ऐसे छोड़ दें कि अभी आप कुछ नहीं करो, 30 साल आराम करो फिर सर्जरी करेंगे, तो ठीक नहीं है। तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है जब पेशेंट को ज़रूरत है। अब जो दूसरा तरह का आर्थराइटिस है जो एज के साथ होता है, उसमें जो पेशेंट अर्ली एज में आते हैं वो होते हैं जैसे कि पहले कोई चोट लगी, या तो यहाँ थाई में फ्रैक्चर हो गया या इधर प्रॉक्सिमल लेग में फ्रैक्चर हो गया और वो ठीक से नहीं जुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया। उसको अगर रेक्टिफाई कर पाते हैं तो हम उसको दोबारा से रेक्टिफाई करते हैं पहले, ताकि उसका अभी घुटना और चले। अगर वो बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो गया है तो फिर उस स्टेज में करना पड़ता है। बट उन केसेस में फिर क्योंकि यंग पेशेंट की एक्टिविटी लेवल और डिमांड ज़्यादा होती है, तो जैसे हम बोलते हैं कि हिप जॉइंट की लाइफ आपकी 35 साल की है, नी जॉइंट की लाइफ आपकी 25 साल की है, तो वो लाइफ घट के 20 साल रह सकती है और हिप जॉइंट की लाइफ घट के 30 साल रह सकती है। पर हिप जॉइंट में एडवांटेज क्या है कि जो आजकल इम्प्लांट्स आ गए हैं वो यंग के हिसाब से डिज़ाइन हुए हैं, तो उसमें उनको 35 से 40 साल की लाइफ अच्छी मिलती है। तो सर ये जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं इसमें एग्जैक्टली आप करते क्या हैं? सो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जैसे कि लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि ये हड्डी निकाल के नई हड्डी लगाएंगे, कुछ मेटल लगाएंगे। मेटल लगता है, लेकिन आपकी बोन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। होता क्या है, एज के साथ कार्टिलेज घिसी, कार्टिलेज ख़त्म हो गई, तो वो जो 3 से 5 मिलीमीटर का जो कुशन था वो चला गया। उस कुशन को ही रिप्लेस किया जाता है। तो जो नी के ऊपर की एक बोन के ऊपर एक कार्टिलेज का कैप होता है, सिर्फ वो कैप चेंज होता है। चाहे थाई की बोन हो चाहे वो लेग की बोन हो, दोनों के ऊपर की कैप चेंज हुई और बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन होता है, सर्जिकल ग्रेड। तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ चेंज होती है जिसको हम बोल सकते हैं रीसर्फेसिंग। बाकी आपके लिगामेंट्स, मसल, बोन सब एग्जैक्टली सेम रहते हैं। नी रिप्लेसमेंट में ये होता है। अगर हम हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो सॉकेट जो है उसके अंदर की लाइनिंग चेंज हो गई और बॉल चेंज हो गई, बाकी आपकी बोन, मसल सब सेम रहते हैं। और सर ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ये जनरली कितने देर की प्रोसीजर होती है, कितने दिन, ये क्या ये पेनफुल भी होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिनों का होता है इसमें? कोई सर्जरी पेनलेस नहीं होती। जैसे कि अगर आपको सैंपल भी देना हो तो एक नील का पेन तो होता है, किचन में नाइफ लग जाए तो वो भी आपको 4 दिन दर्द करता है। पेनलेस का मतलब होता है कि ऐसा पेन हो जो दवाइयों से मैनेज हो जाए। अब ये सर्जरी पेनलेस नहीं कह सकते, लेकिन कम पेनफुल हो गई है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हमारे पास बेटर एनेस्थीसिया की दवाइयाँ हैं, हमारे पास बेटर पेन मेडिकेशंस हैं जिनका कि किडनी पे और पेट पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सर्जिकल टेक्निक भी चेंज हो गई है, जैसे कि पिछले 15 साल से हम कंप्यूटर नेविगेशन से सर्जरी कर रहे थे, अभी 3 साल से हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो होता क्या है कि सर्जिकल प्रिसीजन बढ़ जाता है। अब सर्जिकल प्रिसीजन समझाना बहुत आसान हो गया आजकल, क्योंकि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने दिखाया फ़ोटो कि यहाँ से हमने मिसाइल डाली और बिल्कुल एग्जैक्टली उस बिल्डिंग पे जाके गिरी। तो सेम रोबोट का एडवांटेज यही है कि जो आपका प्रिसीजन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है 0.5 मिलीमीटर एंड 0.5 डिग्री तक। अगर उसमें एरर 0.5 से बियॉन्ड रोबोट रिकॉर्ड करता है तो वो सर्जन को आगे नहीं बढ़ने देता, तो मशीन चलेगी नहीं। एरर 0.5 मिलीमीटर और 0.5 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उतना प्रिसाइज अगर होगा तो डेफिनेटली पेन भी कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो अगर हम देखें, पहले पैकेजेस थे हमारे आज से 15 साल पहले 10 दिन के, फिर जब हमने कंप्यूटर लॉन्च किया तो पैकेज हो गए 7 दिन 6 दिन।
अब पेशेंट सेकेंड थर्ड डे बोलता है कि मैं चला जाता हूँ घर पे, चले जाओ। सो रिकवरी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से सर्जरी सेफ हो गई है और एक्यूरेट हो गई है। सो डॉक्टर सुभाष, जब हम लोग इंटरनेट पे जाके कोई आपके बारे में ढूंढता है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की वन ऑफ द पायनियर्स है इंडिया में, आई थिंक। सो जनरल नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में डिफरेंस है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है कि आज तक लोग ये पूछते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग पढ़ के भी आते हैं कि रोबोट से ये, रोबोट से वो। सबसे पहले चीज़ मैं कहता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं कि एक रोबोट आया, उसने सर्जरी कर दी, चला गया। तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्योंकि सबने रोबोट देखा वैसा ही है, टीवी पे देखते हैं वैसे कि हाँ एक रोबोट आया घूमते हुए कुछ करके चला गया, तो वैसा नहीं है। रोबोटिक सर्जरी है एक डिवाइस है जिसमें कि पेशेंट का डेटा फीड होता है, वो डेटा सर्जरी में मैच होता है और फिर जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकते वो चीज़ों का रिकॉर्ड हमको दिखाता है कि पेशेंट का हिप जॉइंट के साथ में अलाइनमेंट एंगल कितना है, इस पेशेंट की बोन में रोटेशन कितना है। सो एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होती है हमारी, जो पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली 3D प्लानिंग होती है। नॉर्मल एक्सरे देखते हो आपने 2D देखा और 2D प्लान कर दिया, रोबोटिक में वो 3D प्लानिंग होनी है और 3D ही एग्जीक्यूशन होगा उसका। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा जो है कि रोबोटिक सर्जरी में जो हम और कन्वेंशनल में डिफरेंस के, कन्वेंशनल में आपको ये जब हमने सर्जरी करी तो सब ड्रेप हो गया, आप सिर्फ नी देख रहे हो और लेग देख रहे हो। तो जो कंपोनेंट यहाँ लगना है फीमर में, जो कंपोनेंट लगना है नीचे टिबिया वाली बोन में, उसको अलाइन कैसे करेंगे? इधर तो हम रोबोट से देख रहे हैं 3 डायमेंशन की कैसे पोजीशन होना है, उधर आप सर्जन एक आई बॉलिंग से कर रहे हैं या फिर वो इसके अंदर एक रॉड डालते हैं बोन के अंदर तो उस रॉड के साथ उसको अलाइन कर देते हैं। अब वो जो रॉड से अलाइन कर रहे हैं वो एक आर्बिट्रेरी है, मतलब एक स्पेकुलेशन है कि अच्छा हाँ ठीक लग रहा है, इतना होना चाहिए। तभी पहले ज़माने में बोलते कि वो बहुत सीनियर सर्जन हैं तो उनका एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने इतने कर लिए कि उन्होंने देखा कि हाँ ये ठीक बैठता है, पर वो ठीक बैठता है एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। सेम वे यहाँ की जो बोन को कट करने के लिए बाहर से एक रॉड लगा के देखते हैं कि हाँ सीधा लग रहा है इसके साथ। तो ये जो पॉलिसी है कि आपने अंदाज़ा लगाया, तो यहाँ अंदाज़ा नहीं है, यहाँ एक्यूरेसी है। दूसरा, जब हम इस बोन के अंदर एक रॉड डाल के चेक करते हैं, तो जब बोन में रॉड जाती है तो बोन की अंदर जो मैरो होता है उसका यहाँ से बाहर निकल के और लंग्स में जाने का डर रहता है। तो पहले आपने सुना होगा कि सर्जरी उसके बाद चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं खुलना यहाँ तो रोबोटिक प्लानिंग में सीधा उसको बिना कुछ ओपन करे सर्जरी हो जाएगी। सो कन्वेंशनल इज़ प्योरली आई बॉलिंग, ये एक्यूरेसी है, मेजर डिफरेंस यहाँ पे है। अब उसके बाद एग्जीक्यूशन, सपोज करो आपने कन्वेंशनल में डिसाइड किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन जब आप ब्लेड चलाते हो तो जो ब्लेड में हल्का फुल्का प्ले होगा उससे वो फिर से डेविएट हो सकता है। यहाँ पे जो रोबोटिक आर्म है वो बिल्कुल एक प्लेन से हिलेगी भी नहीं। अगर मैं हिलाना चाहूँगा तो वो हिलना नहीं देगा और वो हिलाना चाहेगा तो मैं नहीं हिलाने दूँगा। तो इतना एक्यूरेट होता है कि जैसे अपने, अगर मैं एग्जांपल लें सिंपल, कि एक मैनुअल फर्नीचर बना होता है और एक मशीन से बना होता है, तो मशीन से बना हुआ बिल्कुल स्मूथ फिनिश होती है ना, सो बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ीरो एरर के साथ में कटिंग होती है। सो एक तो प्लानिंग परफेक्ट, फिर एग्जीक्यूशन परफेक्ट, तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं। और कन्वेंशनल और इसमें फिर डिफरेंस यही रहता है कि कन्वेंशनल वाले कुछ पेशेंट जो है परेशान रहते हैं और यहाँ पे 99.9% खुश रहते हैं। तो सर, अगर किसी पेशेंट के दोनों घुटने खराब हैं और तो क्या उनको दोनों घुटने की सर्जरी एक साथ कराई जा सकती है? ये भी बड़ा अच्छा कॉमन सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि दोनों एक साथ या नहीं। अगर दोनों एक साथ खराब है, आपने बहुत सही पॉइंट बोला, दोनों एक खराब हैं तो दोनों एक साथ कर सकते हैं, कंडीशन कि पेशेंट मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट का मतलब है कि उसका जो है हार्ट के पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए, उसकी शुगर जो है अच्छे से कंट्रोल्ड होनी चाहिए और उसका अगर बीपी है उसको तो कंट्रोल होना चाहिए।
और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं होना चाहिए, मतलब उसका BMI जो है 38-40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें है तो आप उसका 1 बाय 1 करेंगे। अगर ये सब में पैरामीटर फिट बैठते हैं कि हाँ उनका शुगर भी कंट्रोल्ड है, हार्ट भी ठीक है, BMI भी कम है और एज भी लेस देन 75 है, तो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैंडेटरी नहीं है, पेशेंट चाहता है तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। पेशेंट को लगता है नहीं मेरे को भी चेक करना है मेरा ठीक होता है कि नहीं होता है, आई हैव डाउट्स, मुझे डाउट है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, तो बारी बारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ख़राब है और पेशेंट चाहता है और ये सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो जैसे सारी जो सर्जरीज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पोस्ट कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, तो क्या नीज रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान भी कुछ इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं क्या? सो कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ के हो सकते हैं, हर एक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन की बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है, क्योंकि ये प्रिसाइज और जिस तरह से इसके इंस्ट्रूमेंट और डेवलप हुए हैं उसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है और सेफ सर्जरी है। अब क्योंकि हर चीज़ में कुछ न हो सकता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो 2 मेजर इशू होते हैं कि आपने सर्जरी कराई फिर पेन रह गया क्योंकि जॉइंट या तो प्रॉपर तरीके से डला नहीं या जो उसकी बैलेंसिंग थी वो प्रॉपर नहीं हुई। क्योंकि किसी भी मैकेनिकल चीज़ के 2 ही एस्पेक्ट होते हैं, एक अलाइनमेंट और एक बैलेंसिंग। तो अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ है तो पेन रहेगा, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ है तो पेन रहेगा। इसका मतलब है कि सर्जरी अगर ठीक से नहीं हुई, पहला कॉम्प्लिकेशन, तो उससे पेन रह सकता है और पेशेंट को कभी लचक मार गया, ये हो गया, वो हो सकता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ा है वो है इन्फेक्शन का। तो अगर आपकी सर्जरी ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे कि ओटी में डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, ओटी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपर डिस्पोजेबल्स और टेक्निक यूज़ नहीं की गई है, तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। इन्फेक्शन 2 जगह से होता है, एक जब सर्जरी हो रही है तब, और अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो अगर बॉडी में कहीं भी आपको इन्फेक्शन है, फोड़ा फुंसी कुछ है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे अभी यहाँ पे ये हो रखा है, तो आप बताओ सर्जरी करें कि नहीं करें। किसी को जुकाम है, बुखार आ रहा है, कान में से पानी बहता है या यूरिन में इन्फेक्शन है, तो ऐसा कुछ भी सिम्टम अगर आपको लगता है कि आपको है तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वो आपकी सर्जरी को पोस्टपोन करें। कई बार होता है पेशेंट ने यहाँ पे हॉट पैक करते हैं, सिकाई करते हैं तो यहाँ जल जाता है, तो वो भी जब तक पूरा नहीं भरेगा तब तक सर्जरी नहीं कर सकते। एक और रीजन होता है इन्फेक्शन का, वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। तो अगर आपका HbA1c जो 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है, अगर वो 8 से ऊपर है तो आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। पहले उसे आपको कंट्रोल करना चाहिए और फिर सर्जरी होगी। लेकिन हमारे पेशेंट क्या करते हैं कि सर्जरी के लिए कंट्रोल कर लिया, फिर दोबारा से वही करते हैं, तो फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन आज नहीं हुआ, आपको इन्फेक्शन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद भी हो सकता है। तो अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जिनको शुगर है। तो इन्फेक्शन के 3 मेजर रीजन ये है और कॉम्प्लिकेशन 2 मेन है, एक इन्फेक्शन और एक मेल अलाइनमेंट या इम्बैलेंस नहीं। सर अगर कोई पेशेंट जिनको रिकमेंड किया गया है कि उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना है, तो उनको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से क्या क्या सवाल डिस्कस करने चाहिए? सो मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं जो कुछ सवाल नहीं पूछते, बच्चे सारे सवाल पूछते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप भी कुछ पूछो, आपको कोई सवाल नहीं है, तो वो कहते हैं हम तो सरेंडर कर दिया, आप कराना है, इतना एडवांस हो चुका है। पर हाँ, आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले आपने जो सर्जन चूज़ किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, आपकी उनसे बातचीत में कैसा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक परमानेंट रिलेशन है। आपकी सर्जरी आज भी आपको फॉलोअप भी उनसे कराना है, बार बार दिखाना भी है, तो आपका अपने सर्जन से रिलेशन कैसा है, सर्जन का एक्सपीरियंस कैसा है। सवाल ये पूछना चाहिए कि एक तो कि सर्जन का एक्सपीरियंस कैसा है, सर्जन से आपका रिलेशन कैसा बिल्डअप हो रहा है, क्या उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया आपके। फिर आपको ये पूछना है कि जो सेटअप है हमारा, उस सेटअप में आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा सेटअप है, प्रॉपर क्वालिटी की चीज़ें यूज़ होंगी,
और उसके अलावा आपको ये पूछना है कि पोस्ट ऑफ रिहैब कैसा रहेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से प्लान करनी है। जब डिस्चार्ज होगे घर पे क्या मैनेज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। जो कुछ लोग तो बहुत सारी चीज़ें खरीद के रख लेते हैं कि हमें ये भी चाहिएगा वो भी चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं आजकल। लेकिन केस टू केस वेरी करता है। किसी पेशेंट को वॉकर 4 हफ्ते चलेगा, किसी को वॉकर 2 दिन चलेगा, किसी को घर पे टॉयलेट सीट रेजर यूज़ करना पड़ेगा, किसी को नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आपको एग्जामिन करके आपका सर्जन आपको बताएगा। आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, सपोज किसी पेशेंट का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 3 महीने बाद घर में शादी वो अटेंड करनी है, क्या मैं वो कर पाऊँगा? ऐसा ना हो कि आप बोलो कि भी शादी अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि दर्द इतना रहा या रिकवरी नहीं हो पाई। तो वो आपको अपना एक्सपेक्टेशन अपनी ज़रूर बतानी चाहिए सर्जन को कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सर्जरी के बाद मैं ये कर पाऊँ, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये ज़रूर पूछना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच में। आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। सर नी रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं। इम्प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स है उसको लेके। तो जनरली ये क्या सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं इम्प्लांट्स? ऐसा होता है कि हर एक सर्जन मल्टीपल तरह के इम्प्लांट्स चूज़ करते हुए आगे बढ़ता है और फिर 2-3 इम्प्लांट पे उसका हाथ अच्छा बैठ जाता है कि हाँ मुझे ये इम्प्लांट सही लगता है क्योंकि इससे मेरे पेशेंट के रिजल्ट अच्छे आते हैं। जिस तरह से वो सर्जरी करता है, हर एक सर्जन का एक अलग वे ऑफ वर्किंग है। जैसे कि जितने लोग खाना बनाते हैं सबका अलग तरीका खाना बनाने का, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान का टेस्ट अच्छा आता है। मल्टीपल इंसान के खाने बनाने के तरीके में खाने का टेस्ट अच्छा आता है। सेम वे मल्टीपल सर्जन्स का तरीका डिफरेंट है। कोई ABCD करता है, कोई CD AB करेगा। स्टेप कैसे करते हैं, उसके उन स्टेप में जो इम्प्लांट है उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो फिट बैठते हैं और उससे उसका रिजल्ट अच्छा आता है। वो उसकी एक तरीका से बन जाता है कि हाँ मेरे को ये इम्प्लांट अच्छे लगते हैं। इम्प्लांट हर 2-4 साल में अपग्रेड होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि इम्प्लांट कंपनीज हमसे फीडबैक लेती हैं कि इस इम्प्लांट में क्या आपको लगता है कि और होना चाहिए था, तो हम वो उनको बताते हैं, फिर वो रिसर्च करके उसमें मॉडिफाई करते हैं। इस तरह से ही अपग्रेड होता रहता है। इम्प्लांट बहुत सारी कंपनियों के हैं। गवर्नमेंट ने थैंकफुली नी जॉइंट के लिए तो सारे इम्प्लांट कैप कर दिए हैं, तो सभी इम्प्लांट का रेट सेम है। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है पेशेंट के लिए। दे कैन आस्क कि हमें अच्छे से इम्प्लांट लगवाना है। अब एक सर्जन X, एक Y और एक Z, कोई यूज़ कर रहा है स्ट्राइकर, कोई यूज़ कर रहा है जॉनसन जॉनसन, कोई यूज़ कर रहा है जिमर। आप अपना चॉइस बता सकते हैं उनको कि सर हमने नेट पे पढ़ा था या हमने कहीं सुना था कि ये इम्प्लांट अच्छा है, पर सर्जन बोलता है कि नहीं मैं ये इम्प्लांट यूज़ नहीं करता, XYZ रीज़न। वो जो रोज़ यूज़ करता है उसे वो इम्प्लांट यूज़ करने दीजिए, बिकॉज उसका उसमें हाथ बैठा हुआ है और उसको उसका नुएंसेस पता है कि ये मैं इम्प्लांट लगाऊंगा तो ये पेशेंट का रिजल्ट अच्छा आएगा। हमें पेशेंट को सर्जन के ऊपर इम्प्लांट पुश नहीं करना चाहिए, सजेस्ट कर सकता है। और कोई भी सर्जन एक ही इम्प्लांट यूज़ नहीं करता, वो 2-3 तरह के यूज़ करता है। तो आपको ऑप्शन देगा कि अच्छा मैं ये 3 करता हूँ, उसमें से आप चूज़ कर लो, बेटर रहेगा। आपको जानना ये ज़रूरी है कि उस इम्प्लांट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी रजिस्ट्री है स्वीडिश जॉइंट रजिस्ट्री। आप ऑनलाइन डालोगे आपको उसका एनुअल रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में आप जो इम्प्लांट सर्जन ने बताया उसको टाइप करो, उस इम्प्लांट का पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता देगा वो। एक तो ये तरीका है। सर्जन आपको बोलता है कि नया इम्प्लांट है, बहुत अच्छा, मैं यूज़ करना चाहता हूँ और मैं यूज़ करूँगा आपके लिए। आपको डाउट है कि पता नहीं कैसा होगा इम्प्लांट, तो एक UK की साइट है ODEP, ODEP, उसमें रेटिंग आती है, ODEP रेटिंग। अगर कोई भी इम्प्लांट आपका ODEP रेटिंग में है तो वो अच्छा इम्प्लांट है। उसकी रेटिंग अगर मोर देन 5 है तो गुड इम्प्लांट है, मोर देन 7 तो एक्सेलेंट है। तो आप आंख बंद करके लगवा सकते हो। ये 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जो इम्प्लांट लग रहा है वो किस कैटेगरी का है, और अगर कोई सर्जन ODEP रेटिंग 7 से ऊपर यूज़ कर रहा है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और ये रेटिंग कौन करते हैं? ये रेटिंग UK की गवर्नमेंट के साथ है, और इट इज़ बेस्ड ऑन कि वो इम्प्लांट का ट्रैक रिकॉर्ड पेशेंट्स में कैसा चल रहा है। तो अभी एक्सेलेंट जो सबसे बेस्ट तरीका है, इवन हम भी चेक करते हैं। सपोज करो मेरे पास आप एज ए कंपनी रह पाए
कि सर हमने ये नया इम्प्लांट लॉन्च किया, ये हमारा बहुत हिट है सर, हमारा यूएस में बहुत चलता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत चलता है, तो मैं देखूंगा अच्छा ठीक है मेरे पास छोड़ के चले जाओ, मैं जाके ऑर्डर रेटिंग चेक करूंगा, अगर ऑर्डर रेटिंग 4 दिखाएगा तो मैं मना कर दूंगा उसको, इस तरह से। क्योंकि वो डेटाबेस है, वो डेटाबेस है जिसमें मल्टीपल सर्जन्स वर्ल्ड वाइड उन्होंने यूज़ किया है, उसके बेसिस पे वो इम्प्लांट की लाइफ कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ पे आ रहा है, तो वो हम उससे चेक करते हैं। तो एक बहुत बड़ा, जैसे आपने देखा कि ये आपने देखा कि प्रोडक्ट आता है कि ये प्रोडक्ट जो है ISO सर्टिफाइड है, ये सर्टिफाइड है, तो ऑडेप इज़ ए बिग थिंग फॉर एनी इम्प्लांट कंपनी, उसको जो मिल जाए वो एक फेज क्रॉस कर गया। सर्जरी फेल होने के या पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन होने के कितने चांसेस होते हैं? जैसे मैंने बोला कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मेडिकल इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है, तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो 0.1% है, और वर्ल्ड वाइड जो हमारा एक्सेप्टेड रेंज है वो है 1%। अगर किसी भी अच्छे सेंटर में आप सर्जरी कराते हो तो वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन रिस्क है वो 1% से कम होना चाहिए। टचवुड हमारे अपने सेंटर पे इट्स 0.1%। तो सर सर्जरी के कितने दिनों बाद लोग अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं? जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच। रूटीन एक्टिविटी का मतलब क्या है, घर के अंदर या घर के बाहर, तो एक पहले वहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं। सपोज कर हमने आज सर्जरी करी, तो आज शाम को हम पेशेंट को वॉशरूम तक अलाउ कर देते हैं कि आज आपको जाना है वॉशरूम। ये हमने प्रोटोकॉल से भी चेंज किया कि यूरिन का जो हम ट्यूब लगाते हैं उससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो आजकल हम यूरिन का बैग नहीं लगाते। मॉर्निंग में सर्जरी हुई तो पेशेंट को दोपहर को, और दोपहर को सर्जरी तो रात को उसको यूरिन करने के लिए खुद जाना है वॉशरूम। डे 1 की मोबिलिटी इतनी है कि बेड से वॉशरूम जाना है। डे 2 पे उसको वॉशरूम तो जाना ही है, तो 1 डे पे हो गया। डे 2 पे से कॉरिडोर वॉकिंग शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि पहले कैसी कंडीशन थी। पहले वो चलते हुए आए थे तो नेक्स्ट डे आराम से चलेंगे, पहले वो व्हील चेयर पर आए थे तो नेक्स्ट डे थोड़ा मुश्किल चलेंगे क्योंकि मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो विद इन 2 to 3 डेज़ दोनों तरह के पेशेंट जो है या तो वॉकर पे या स्टिक पे कॉरिडोर वॉक करना शुरू कर देंगे। एक बार आपने कॉरिडोर वॉक करना शुरू कर दिया तो हमारा ये एम होता है कि हम पेशेंट को बोलें कि अपने आप खुद वॉक किया करिए। वो सेकेंड डे का टारगेट है। अगर सेकेंड डे पेशेंट खुद उठ के बेड से वॉशरूम जा रहा है, कॉरिडोर जा रहा है, तो घर जाके वो अपना सारा रूटीन काम कर सकता है। रूटीन काम में क्या आता है, वॉशरूम जाना है, नहाना धोना है, किचन में जाके अपनी चाय बनानी है एट द मैक्स, खाना तो कोई और बनाएगा। अपने लिए खाना ही बना सकते हैं वैसे, अगर कोई इंसान इस एज में है कि कोई और नहीं है घर पे, तो 2 रोटी सब्जी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये सारा काम आप कर सकते हो। ये तो हो गया रूटीन वर्क। अब रिकवरी की बात करते हैं कि किसी को ऑफिस भी जाना है, कोई वर्किंग है, तो हम कहते हैं कि विद इन 2 वीक्स इफ़ यू फील ऑल राइट, कि आपको लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा दर्द नहीं है, मैं ठीक लगता है मुझे, तो ऑफिस भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि बाहर जाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। वो एक लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि घर से बाहर निकलेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लोग मिलेंगे, नहीं। इन्फेक्शन होने के मैंने बताया 2 तरीके होते हैं, एक तो सर्जरी के दौरान हो गया और दूसरा आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो घर से बाहर जाओगे अगर, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप हवा नॉर्मल ले रहे हैं, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्फेक्शन नहीं होता ऐसे। कब अपना नॉर्मल लाइफ अचीव करेंगे? 2 से 4 हफ्ते। 2 वीक्स तो विद इन हाउस का आपका हो ही गया पूरा। अगर घर से बाहर जाना है तो नेक्स्ट 2 वीक्स में आप आराम से सारी एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। डॉक्टर सुभाष, सर्जरी के बाद भी क्या पेशेंट को कुछ दिनों तक पेन रहता है क्या? जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किचन में नाइफ भी लग जाए तो 3-4 दिन दर्द करता है, तो हर सर्जरी बॉडी पे एक इंसल्ट बोलते हैं हम, इंजरी है। एक इंजरी वैसे होती है कि पता नहीं चला हो गई, किसी ने मारा या एक्सीडेंट हो गया, तो वो अनप्लैंड है। ये प्लैंड है। तो प्लैंड इंजरी की रिकवरी टाइम है। तो जब भी कोई इंसिजन लगा तो उसका जो हीलिंग होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हफ्ते में स्किन की हीलिंग पूरी होती है। अंदर की हीलिंग जो है, टिश्यू की जो हीलिंग होती है, अगर हम मेडिकल साइंस का लिटरेचर देखेंगे तो उसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, जब टिश्यू पूरा एग्जैक्टली जैसे पहले था वैसा हो गया।
सो 6 मंथ्स तक हल्का फुल्का वंस इन ए वाइल, कभी दर्द हो गया, कभी हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, कई महीने में एक बार आपको एक आधी गोली खानी पड़ सकती है। हम पेशेंट को शुरू में पेन कंट्रोल करने के लिए, जैसे अगर डिस्चार्ज किया तो हमने उनको 2 मेडिसिन दी, 20 दिन बाद घटा के 1 कर देते हैं और फिर उसको SOS मतलब ज़रूरत पड़ने पे कर देते हैं। तो अगले 2-3 महीने वो ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे पेन मेडिसिन कम करते करते पेन पूरा कंट्रोल में रहता है। एक जो सवाल जनरली लोग इंटरनेट पे हमसे पूछते हैं वो ये है कि सर्जरी तो हो गई, उसके बाद क्या आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रेकमेंड करते हैं खाने पीने से रिलेटेड, ताकि उनकी रिकवरी थोड़ी फास्टर हो जाए? सो बॉडी की जो रिकवरी है उसके लिए आपको चाहिए एक तो मसल स्ट्रेंथ, तो मसल बिल्डिंग, क्योंकि पहले पेन होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है, सो आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको चाहिए प्रोटीन। टिश्यू हीलिंग के लिए चाहिए प्रोटीन। इसके अलावा कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बॉडी में चाहिए ताकि आप उससे रिकवर कर सको। ये तो हम सप्लीमेंट देते हैं, बट सप्लीमेंट सफिशिएंट नहीं होते, आपको डाइट भी बहुत अच्छी लेनी ज़रूरी है। सो हमारा एक प्रोटोकॉल चलता है कि अगर आप डाइट नहीं ले पा रहे हो, कि सर दवाइयाँ इतनी हो गई कि खाना नहीं खाया जा रहा है ना, पेशेंट आके बोलता है, तो हम बोलते दवाइयाँ बंद कर दो, खाना खाना ज़रूरी है। खाने में क्या होना चाहिए, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो अपने खाने में दाल, सोया, चना, स्प्राउट्स, ताकि प्रोटीन जाए, ठीक है। और जो है अच्छा प्रोटीन प्लस पानी खूब पिएँ। नॉर्मल डाइट तो खानी है आपने, और डायबिटिक नहीं है तो आप थोड़ा बहुत मीठा, ताकि आपको एनर्जी मिल जाए, कार्ब से एनर्जी मिलती है। और जो नॉनवेज खाते हैं तो वो अंडा, मीट वगैरह खा सकते हैं ताकि उनको अच्छा प्रोटीन मिल जाए। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, तो वो ज़रूरी है। प्रोटीन मस्ट है पोस्ट ऑफ रिकवरी के लिए। और खाना खाना इसलिए ज़रूरी है कि जब खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में गया, फिर स्टमक से डाइजेस्ट हुआ, तो सिस्टम चलता है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, खाली दवाइयाँ खा रहे हो, तो सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो सिस्टम चालू रखने के लिए दवाइयाँ बंद कर दो, सिस्टम जब चलेगा तो दवाइयाँ ऐड कर देंगे। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या सर्जरी के बाद पेशेंट ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं क्या, या पूजा बैठ करके पूजा नहीं कर सकते हैं क्या? सो ये कॉमन इंडिया में सवाल उठता है कि क्या हमारा घुटना पूरा मुड़ेगा, ठीक है। सो अभी जो आजकल हमारे जॉइंट्स आ गए हैं वो आपको ऑलमोस्ट 155 डिग्री, जो नॉर्मल रेंज होती है उतनी रेंज देते हैं। तो मोस्टली पेशेंट्स जिनकी सर्जरी अच्छे से हुई है वो अपना चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का पहले मूवमेंट ही नहीं उतरा, और मूवमेंट आज से तो नहीं, मूवमेंट तो कई सालों से उतना घुटना नहीं मुड़ा, तो हमारे सब टिश्यूज़ टाइट हो जाते हैं। तो उसमें पेशेंट को पोस्ट ऑप बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उतनी रेंज लेके आ सके। उससे इम्प्रूव होगा। सपोज करो पहले सिर्फ 80 डिग्री मुड़ता है तो वो 120-130 चला जाएगा, पर 155 तो जाने के लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट प्रॉपर योगा पोज में बैठते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपनी एफर्ट बहुत करने हैं, प्लस बॉडी की फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि आप ज़मीन पे बैठ के उठ सको। एज के साथ, आज ही अखबार में आया, अगर आपने पढ़ा हो, कि अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि अब ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ को उठा नहीं पाते वो, है ना, क्योंकि उतना झुक के नहीं। तब ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर पेशेंट मुझे बैठना ज़मीन पर और उठ ही ना पाए क्योंकि इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे, तो रिस्की है बैठना, क्योंकि उठते बैठते गिर जाएंगे फिर। लेकिन अगर हम ऊंचाई पे बैठे हैं और चौकड़ी मार के बैठे हैं तो हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें उतरना है तो हमने पैर लटकाए और खड़े हो गए सीधा। सो हमें पेशेंट को बोलते हैं कि आप बिस्तर पे चौकड़ी मार के रोज़ बैठ सकते हो, जितना मर्जी बैठ सकते हो। नीचे बैठना है तो अपने एफर्ट्स देख लेना, आप अगर उठ सकते हो तो महीना 2 महीने में जब पूजा करनी है तो बैठ सकते हो, बाकी टाइम ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब उसको हाइकिंग का शौक है या डांसिंग का शौक है, और उसकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो गई, तो क्या उसके बाद ये एक्टिविटीज़ वो कर सकता है? सबसे पहली बात तो स्पोर्ट्स पर्सन को नी रिप्लेसमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, ठीक है। अगर वो 50s-60s में पहुंच गया है, जब उसका जॉइंट ख़राब हो गया है, तो माउंटेनिंग ट्रैकिंग तो कर सकते हैं, पहाड़ चढ़ना, माउंटेन पे चढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांसिंग में हम बोलते हैं कि जहाँ पे जर्की मूवमेंट होते हैं वो आप नहीं कर सकते आफ्टर सर्जरी। उसका एक कॉमन सिंपल रीज़न है, हमने बोन के ऊपर एक इम्प्लांट को फिक्स किया है विच इज़ अ मेटल, और उसको हमने बोन सीमेंट से फिक्स किया है।
अगर उसको आप रोज़ हैमर करेंगे तो कोई भी दो चीज़ें चिपका के रखो, रोज़ उसको हथौड़े मारो तो वो थोड़ी देर में अलग हो जाएगी, बिकॉज वो जंक्शन से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। सेम चीज़ है कि अगर आपने नी रिप्लेसमेंट किया है और आप कॉन्स्टेंटली जंपिंग करोगे या कुछ करोगे तो वो इम्प्लांट लूज हो जाएगा, इम्प्लांट अपनी जगह छोड़ देगा। तो इसलिए आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको जंपिंग और रनिंग नहीं करनी है। तो अगर आपके डांस में 2 मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो आप डांस कर सकते हो, ठीक है। और ये इन्वॉल्व है कि आप भांगड़ा करना चाहते हो तो बोलूँगा नहीं करना आपको पर हाँ, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग सब आराम से कर सकते हैं। एक जो सर कॉमन मिथ है लोगों के बीच में कि यार ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत महंगी सर्जरी होती है, तो जनरली इसमें खर्चा क्या होता है बोथ इन कन्वेंशनल एंड रोबोटिक? सो क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस, ये तो हम बहुत कॉमन चीज़ें हम सुनते हैं कि बहुत की अच्छी क्वालिटी चाहिए, थोड़ा प्राइस तो देना पड़ता है उसके लिए। सर्जरी अब इतनी महंगी नहीं रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सबसे महंगा कंपोनेंट था इम्प्लांट वो कैप कर दिया। अभी जो सबसे अच्छा इम्प्लांट मिलता है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 75-80,000 का मिलता है, जो कि पहले ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए का मिलता था। सो प्रैक्टिकली हमारी कॉस्ट वो कम हो गई है। अब किसी भी सेटअप में आप जाओगे जो अच्छा सेटअप है तो वहाँ एक बेसिक कॉस्ट सेटअप की भी होती है और अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट सामान यूज़ करना, इवन सुचर मटेरियल जो हम ड्रेप करते हैं उसका मटेरियल, जो स्किन को वॉश किया जाता है वो मटेरियल, हर चीज़ ना फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अच्छे साबुन और ख़राब साबुन, एक आपको हम बोले आप लाइफ बॉय से नहाइए और एक हम बोले कि आप किसी भी अच्छे जो ब्रांडेड लक्स से नहाइए, तो फ़र्क तो होता है दोनों चीज़ों में। सेम चीज़ है कि हर जगह क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है। अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो कुछ कॉस्ट आएगी। हमारे सेटअप में अगर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 6 से 7 लाख के बीच में दोनों घुटने की, और अगर हम नॉन रोबोटिक करते हैं तो ये 1 लाख रुपये कम हो जाती है, तो 5 से 6 लाख रुपये आती है। देखो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और सभी लोगों का इतना इंश्योरेंस आजकल होता है कि उसमें कवर आराम से हो जाता है। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, आपका इम्प्लांट भी, आपकी स्टे भी, आपका ओटी चार्ज भी और आपका सारा कंज्यूमेबल्स इंक्लूड है। सो हमारे पास ये पैकेज सिस्टम है और मोस्टली हॉस्पिटल पैकेज सिस्टम ही आजकल कि नी रिप्लेसमेंट के लिए या हिप के लिए पैकेज सिस्टम है और ये कॉस्ट रूटीनली आपको आती है। ये कॉस्ट क्वालिटी की वजह से इतनी आनी चाहिए, इससे कम कॉस्ट में फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सर अगर किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना है, उनको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने रिकमेंड किया है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे भी कोई रिकमेंड करेंगे मैं डायरेक्टली जाके तो नहीं कराऊंगा सर्जरी। आई वुड लाइक टू सीक अ सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक योरसेल्फ। सो आप जैसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं इनके साथ सेकेंड ओपिनियन लेने का क्या फ़ायदा होगा मुझे एज ए पेशेंट? देखो क्या है कि ऑब्वियसली सर्जरी का डिसीजन लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको सर्जरी एडवाइस करी, फिर आपको लगता है कि पता नहीं रियल में ज़रूरत है या नहीं है, एक बार किसी को दिखा लेते हैं, सीनियर को दिखा लेते हैं या जहाँ रूटीनली होता है वहाँ दिखा लेते हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको उसके 2 एडवांटेज होंगे। एक तो आपको कंफर्मेशन या फिर रिफ्यूज़ल हो सकता है कि आपको सर्जन मना कर दे कि ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा हमारे साथ हफ्ते में 2-3 बार होता है, कहीं पे सर्जरी एडवाइस करी, हम बोलते हैं भी ज़रूरत नहीं है। सो एक तो आपको क्लियर हो गया कि सीनियर ने मना कर दिया कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं, तभी ज़रूरत नहीं है। अगर सीनियर ने बोला ज़रूरत है तो मतलब कंफर्मेशन होगा कि ये दोनों ओपिनियन मैच कर रही है, तो मुझे सर्जरी तो करानी ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। प्लस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने फर्स्ट कंसल्टेशन में नहीं पूछ पाए होगे डर की वजह से, या सडन लगा कि ये तो सर्जरी बता दी अब क्या करें, है ना, तो वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, तो वो एक बड़ा एडवांटेज है। फिर 2 ओपिनियन हो गई आपको, आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन सर्जन से हमें इतना कंफर्ट था, इनसे हमें इतना कंफर्ट था। 2 वाले सीनियर थे लेकिन 1 से कंफर्ट अच्छा था तो 1 पे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ने सर्जरी बताई है, तो आप अपना डिसीजन वहाँ पे ईजी तरीके से ले सकते हैं। आजकल क्योंकि इंडिया में हमारे पास जो है कंसल्टेशन इतना डिले नहीं होता एज़ कम्पेयर टू, जैसे अगर विदेशों में जाएंगे तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 3-3 हफ्ते बाद मिल रहा है, 2-2 महीने बाद मिल रहा है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टली पेशेंट 3-4 जगह दिखा के अपना मन बना लेते हैं कि हाँ हमें 4 डॉक्टरों में से ही ठीक लग रहा है, 4 ने सर्जरी बताई, 3 ने सर्जरी बताई, 1 ने नहीं बताई है, तो 3 वाली ओपिनियन तो मैच हो गई कि चलो हाँ करनी है।
फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये सर्जन अच्छा लगा, ये सेटअप अच्छा लगा, मेरे घर के पास है, या इनके मुझे रेफरेंस अच्छे मिले, मेरे किसी दोस्त ने भी कराई है, तो एक आप उसको एडवांटेज में ले सकते हो। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन चैनल भी हैं, जैसे बिगो हेल्थ है, आप इनसे भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। तो किसी भी आपको सीनियर के ओपिनियन लेने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, और उससे आपका डिसीजन मेकिंग ईजी होता है। जो आपको डिसीजन लेना कि हाँ कराना है नहीं कराना, वो कंफर्म हो जाए, कहाँ कराना ये कंफर्म हो जाए, देन फिर लॉजिस्टिक्स देखने होते हैं आपको। अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है या डॉक्टर सुभाष से इलाज कराना हो तो आप बिगो हेल्थ प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करके या नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम सर से आपको कंसल्टेशन कराने में मदद करेंगे। अब सर हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को, सारे पेशेंट नहीं आ सकते आप जैसे डॉक्टर्स के पास, और आप जैसे डॉक्टर्स बहुत कम भी हैं, लेकिन जनरली अगर एक पेशेंट को रिकमेंड किया गया है तो अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को वो कैसे नेविगेट करेंगे, राइट फ्रॉम चूजिंग अ डॉक्टर टू अंडरगोइंग सर्जरी एटसेट्रा, ये नेविगेशन वो कैसे करेंगे? सो देखो, पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि सर्जरी कंफर्मेशन की सर्जरी करानी है, फिर आपको अपना खुद का लॉजिस्टिक की सर्जरी कब करानी है, बिकॉज ये प्लान सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी है, ऐसा नहीं कि आपको इमरजेंसी में कराना पड़ रहा है। रेयरली मतलब कोई साल में एक पेशेंट होगा इसको कि इमरजेंसी की कुछ फ्रैक्चर हो गया और दोनों चीज़ साथ साथ हो गई कि फ्रैक्चर वहीं पे हुआ जहाँ जॉइंट भी ख़राब था, ऐसा रेयर होता है। तो आपने प्लान किया कि आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सर्जन चूज़ करके डेट चूज़ करनी है। फिर अगर आपका कुछ इंश्योरेंस है तो उसमें प्रोसेस करना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आजकल 3-4 दिन या हफ्ता ले सकती है सर्जरी के लिए, आपको अप्रूवल देने के लिए। फिर हम कुछ प्री ऑप टेस्ट कराते हैं आपकी फ़िटनेस देखने के लिए कि आप सर्जरी के लिए फ़िट हो या नहीं हो। फिट नहीं हो, सपोज करो शुगर बहुत हाई है, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, तो पहले उसका इलाज कराना होगा, उसके बाद फिर सर्जरी के लिए डेट मिलेगी आपको। एक बार वो हो जाए फिर आपके सर्जन ने ऑलरेडी स्क्रीन किया होगा कि कहीं बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन नहीं है, बाकी सब चीज़ें प्री ऑप क्लियर हैं, तो आप सर्जरी के लिए प्लान करेंगे। यूजुअली हम एक दिन पहले एडमिट करते हैं, और उसके मल्टीपल रीजन्स हैं इंडिया में लॉजिस्टिक्स की वजह से, और हमारा ये रहता है कि एक क्लोरहेक्सिडिन बाथ होता है जो कि एक एंटीसेप्टिक बाथ है, तो हम पेशेंट को वो सोप देते हैं, उससे पेशेंट को फुल हेड टू टो बाथ लेना होता है, ताकि बॉडी में कहीं भी स्किन पे कोई भी बैक्टीरिया अगर रहता है तो पूरा क्लीन हो जाए, ओटी में जाने से पहले स्टरलाइज हो जाए एक तरह से। और उसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे नोज़ में रहता है और ईयर में रहता है, तो उसके लिए हम एक ऑइंटमेंट देते हैं पेशेंट को, जिसे लगाना होता है ताकि इन्फेक्शन का स्प्रेड कहीं से बॉडी से वहाँ ना पहुँच जाए। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सर्जन को करना है, आपका उसमें रोल नहीं है। पोस्ट ऑप में आपको जो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा अनयूजुअल सिम्टम आपको लगता है, अनयूजुअल पेन होता है, तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी आपके डॉक्टर्स गाइड करते हैं कि कितना वॉक करना है, कैसे चलना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, उनको रेगुलरली फॉलो करना है। और जैसा हमने डिसाइड किया कि डाइट का ध्यान रखना है, और कुछ भी आपको लगता है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पेशेंट अपना जजमेंट खुद अच्छे से लेता है, उसे पता हो कि यहाँ ये जैसे घुटना ठीक लग रहा है, इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है, तो क्वेश्चन पूछने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। कितने भी सीनियर डॉक्टर हो, कोई भी जूनियर डॉक्टर हो, उन्होंने आपकी सर्जरी करी है, और वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सर्जन लेता है कि हाँ मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, तो आपको पूछ लेना चाहिए, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं सब पेशेंट को बोलता हूँ कि जब हम सवेरे राउंड पे आएंगे ना, उससे पहले आप सवेरे उठ के क्वेश्चन सारे लिख लो। क्या होता है, राउंड में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, फिर पेशेंट तो भूल गए, पूछा है भूल गए, तो बोलते हैं लिख के रखो ताकि आपके सारे सवाल वहाँ पे आंसर हो जाए। तो क्या सर, अगर किसी पेशेंट को बीपी या डायबिटिक या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये रिप्लेसमेंट सर्जरी सेफ़ नहीं होती है क्या? मैंने जैसे बताया कि ना, ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, शुगर का जो 3 मंथ्स का है HbA1c लेस देन 8 होना चाहिए, तो आप सर्जरी आराम से करा सकते हैं। एक सर इंडिया में लोग कहावत है, देसी इलाज कराओ और सर्जरी से बच जाओ, तो अगर जो लोग इसको फॉलो करते हैं उसमें क्या रिस्क है, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है? देखो, ऐसा है कि दो या 3 तरह की हम अगर बात करें, एक तो एलोपैथी है और एक ऑल अदर पैथीज है ना। सो एलोपैथी जो है वो एक क्यों ग्रो करी, उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ एक रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती है कि ये मेडिसिन है, ऐसे डिज़ाइन करी गई, ऐसे इसका साइड इफ़ेक्ट है, हमें पता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट है।
इसमें दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। बाकी जो सारी पैथीज़ हैं उनमें इतना बड़ा डेटा नहीं है, वो क्रिएट नहीं कर पाए या इतना बड़ा फोकस नहीं था। अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि कॉलेज खोले जाएं, उनमें भी रिसर्च हो। एक बार कुछ रिसर्च बेस होती है तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये सही है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जब स्टेज 4 पहुँच जाती है, स्टेज 4 पहुँचने में जब जॉइंट डिफॉर्म हो गया है, वो लॉक होने लग गया है, उस टाइम पे कोई पैथी काम नहीं करती है, सिर्फ सर्जरी काम करती है। क्योंकि वो जैसे बताइए ना, वो गिरारियाँ फंस गई हैं तो नी की वजह से फिर हिप में प्रॉब्लम, फिर स्पाइन प्रॉब्लम, फुट प्रॉब्लम ऐड ऑन होंगी। उससे अच्छा है कि उसको करेक्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। किसी पैथी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ डेटाबेस नहीं है वहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज की डेट में लोग एक पिक्चर देखनी हो, खाना खाने बाहर जाना हो, एक जूता खरीदना हो, तो रिव्यूज़ देख के स्टडी करके जाते हैं, है ना। हम कोई भी दवाई, कोई भी चूरन ऐसी ले लें कि हाँ वो उससे पता अच्छा होगा, तो वो शायद गलत है। कहीं ना कहीं अपने आप को बस ढाढ़स बता रहे कि हाँ मैंने खा लिया, कुछ ठीक हो जाएगा, होता नहीं है ठीक से। बहुत सारे सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, कोलाजिन और बहुत सारे सप्लीमेंट्स एडवर्टाइज किए जाते हैं कि ये अगर आप लेते हो तो आपके जॉइंट सेफ रहेंगे। तो ये लेना कितना सेफ है? सप्लीमेंट्स का एक कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे कि आप वो चीज़ नेचुरल तरीके से नहीं ले सकते। अगर आप रेगुलर दूध दही नहीं ले सकते हो तो आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट चाहिए। विटामिन डी, अगर आप सन एक्सपोजर नहीं कर पा रहे हो तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट चाहिए। अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन का सप्लीमेंट चाहिए। मेरी डिक्शनरी में सप्लीमेंट तभी ज़रूरत है अगर आपकी डाइट में नहीं है। हम ये सोचें कि हम डाइट अच्छी खाएं नहीं, एक्सरसाइज हम करें नहीं और सिर्फ दवाई खा के घुटने को बचा लें, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर इंसान बैठ के प्रोटीन खाता और बोला मेरी मसल बिल्डिंग हो जाएगी, विदाउट एक्सरसाइज की थोड़ी कुछ हो सकता है। सो हर चीज़ को ऑप्टिमम यूज़, मतलब जितना ज़रूरी है उतना होना चाहिए। डाइट में होना चाहिए, डाइट में नहीं है तो सप्लीमेंट ले सकते हैं। एक आपने बात छेड़ी कोलेजन वाली। सो कोलेजन जो है टाइप 2 कोलेजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो काम करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। वो हमारे जब उसको डाइट में लेते हैं, मुंह से खाते हैं कैप्सूल को, तो हमारे स्टमक से वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वहीं पर ही हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उस पर एक्ट करता है और इम्यूनिटी की वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज को रीजनरेशन में हेल्प करता है या ब्रेक डाउन कम करता है। नया बिल्डअप तो नहीं कर पाता, पर जैसे ये काम करता है सिर्फ यंगर एज ग्रुप में। जैसे ही आपकी उम्र 60 से ऊपर हो जाती है तो आपका जो बॉडी का रिकवरी पोटेंशियल है, रीजनरेशन पोटेंशियल है, वो कम हो जाता है। तो अपन सोचें कि हम वो कोलेजन खाएंगे और हमारा कोलेजन घुटने में जाके कार्टिलेज बना देगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टाइप 2 कोलेजन का जो लोग बोलते हैं कि हाँ लेने से बच जाते हैं, वो सब यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज उनका वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उनकी रिकवरी के लिए है, ना कि आर्थराइटिस हो जाए उसके बाद ठीक करने के लिए। सो क्या होता है कि हम किस चीज़ को कहाँ फिट करते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से फिट कर लेते हैं कि हाँ ये चल रहा है तो हम ये भी खाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सर एक जो YouTube पे जब भी हम इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करते हैं, एक बहुत कॉमन चीज़ आती है। हमने डाइट के बारे में थोड़ा सा बात किया, बट कि अगर किसी को ऑलरेडी नी में प्रॉब्लम है, अब वो भले ही इंजेक्शन ले रहे हैं या उनको सर्जरी के लिए जानी है, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो क्लेम करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर डाइट खाओ और वो जो ग्रीस जो आपने बोला जो कॉमनली यूज़ होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। नहीं, उसको रिवर्स आप नहीं कर सकते। वो जो डैमेज हो गया उसका आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो दैट क्लेम इज़ रॉन्ग, राइट? सर आप अपने प्रैक्टिस में जनरली जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स होते हैं उनके मन में? सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है कि सर्जरी के बाद हम जो है नॉर्मल चल नहीं सकते। सो चलना फिरना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, स्विमिंग करना सब अलाउड है। 2 चीज़ नहीं अलाउड है, रनिंग एंड जंपिंग। उसके अलावा पेशेंट को लगता है कि इससे बहुत पेन होगा, पता नहीं कितना हो हल्ला हो जाएगा, हम तो मतलब चिल्लाएंगे तो भी दर्द में आराम नहीं मिलेगा। तो पेन से बहुत डर लगता है लोगों को, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। तीसरी चीज़ है कि वो पूरा हड्डी निकाल के नया लगाएंगे, इससे बहुत डरते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ सरफेस चेंज होती है।
इसके अलावा जो मिथ्स नहीं है वो सारे फियर हैं। जब वो आते हैं तो उनको फियर अलग हो जाते हैं कि हाँ ये सब आप कर सकते हो, ये सब हो जाएगा, रिकवरी ऐसे होगी। एंड 90% पेशेंट्स जो मेंटली रेडी हैं सर्जरी कराने के लिए वो यही बोलते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं करा लिया। बिकॉज सोसाइटी में फेयर इतना ज़्यादा है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है सर्जरी को लेके कि वो हर इंसान उससे दूर भागता है। सो हमारा पर्पज़ ये सब पॉडकास्ट करने का यही है कि लोग अवेयर रहें और चीज़ों को तरीके से आगे बढ़ के और अपना इलाज कराएं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि किसी को कोई नहीं चाहता कि जाके अपने हार्ट में स्टेंट लगवाया जाए, है ना, लेकिन जब उसको दर्द होता है और भागता है तो वो जो डॉक्टर बोलता है फटाक से स्टेंट लगवा लेता है। कोई नहीं चाहता कि किसी को कैंसर हो, जब कैंसर होता है तो खुद जाके बोलता है कि मुझे इसकी सर्जरी करा दो, सर्जरी कर दो इसकी ताकि ठीक हो जाए, बीमारी बॉडी से निकल जाए। और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अभी आपको पहले कीमोथेरेपी लेनी है, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा फिर करेंगे। तो जल्दी जल्दी कर रहा था कि मुझे जल्दी जल्दी करना है ये, क्योंकि वहाँ पे उसको लाइफ का डर होता है। हमारे माइंडसेट में लाइफस्टाइल का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लाइफस्टाइल के कंसेप्ट को आगे लेके आए कि हमें लाइफस्टाइल अगर ठीक रहेगा तो लाइफ अपने आप ठीक रहेगी। तो जिनको लाइफस्टाइल का कंसेप्ट है ना वो देखते हैं कि हाँ इससे दुखी हो रहे हैं और इसका इलाज संभव है और श्योर शॉट है। जहाँ कैंसर में जो श्योर शॉट भी नहीं है वहाँ भी हम कराते हैं। जहाँ श्योर शॉट है वहाँ कराने का कोई नहीं, कराने का लॉजिक नहीं बनता कि जिससे आपकी लाइफ सुधर जाएगी, दर्द ठीक हो जाएगा, घूमना फिरना शुरू हो जाएगा। हमारे मोस्टली बुजुर्ग बच्चों के साथ बाहर नहीं जाते, क्यों? कि बेटा मेरा दर्द हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी, तुम लोग घुमाओ, है ना। सो वो माइंडसेट से बाहर निकलना है कि हम अब बुजुर्ग हो गए, रहना है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप 80+ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी चला रहे हैं और हमारे में 65 में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तो उम्र हो गई, क्या करेंगे। सो इट्स जस्ट द माइंड सेट विच यू हैव टू चेंज, कि माइंड सेट को चेंज रखें, एक्टिव रखें, उतना ही ज़्यादा जिएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ी रही है, जैसे मेडिकल इम्प्रूव हो रहा है तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 80 पहुंच गई है। सो अगर नियरिंग 80 है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ खाली बेड पर रह के 80 पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को समझना पड़ेगा कि और चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि चेंजेस आ रहे हैं और लोग ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए अब सर्जरी की तरफ जाते भी हैं। बट हाँ अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है और इन सब प्लेटफॉर्म से आगे ही बढ़ेगी चीज़। तो सर जैसे अभी हमने लाइफ स्टाइल की बात करी, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब ज़्यादा बैठना लेटना, ये हमारे जॉइंट हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? इसका मैं काफ़ी अच्छा एग्जांपल काफ़ी पेशेंट को भी देता हूँ कि जैसे आजकल तो घरों में पानी की मोटर शायद नहीं होती है, जो शहरों में रहते हैं वहाँ तो हाई राइज में तो कॉमन मोटर होती है, पर पहले जो घर में मोटर होती थी अगर आप 10 दिन छुट्टी पे चले जाओ और वापस आने के बाद उसको चलाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, चलती नहीं थी वो, है ना। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वही है। अगर आपने बॉडी को मूव ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो स्टिफ हो जाएगी और मसल्स वीक हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, जॉइंट की उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो ऑप्टिमम यूज़ जो बोलते हैं कि हर चीज़ का ज़रूरी है। अगर आप 150 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करते हो, जिसमें साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, तो वो सफिशिएंट है आपके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं 150 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम तो लोग अपना नेटफ्लिक्स और उस पर खर्च कर देते हैं, है ना। तो अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। और 150 मिनट का मतलब हो गया 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में, तो कोई बहुत बड़ा आस्क नहीं है इसके लिए। तो अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो मोटर चलती रहेगी, एक्टिव नहीं रखेंगे तो मोटर जाम हो जाएगी। क्या सर जो रनिंग या एक्सरसाइज है उससे हमारी जॉइंट हेल्थ और स्ट्रांग होती है या लॉन्ग टर्म में वेयर एंड टेयर हो जाता है? सो लॉन्ग टर्म में अगर हम रनिंग रेगुलर करते हैं और हार्ड सरफेस पे करते हैं और साथ में डाइट भी अच्छी नहीं रखते हैं तो जॉइंट डेफिनेट डैमेज होगा। अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप हार्ड सरफेस की बजाय मतलब रोड की बजाय आप अगर ट्रेडमिल पे या मडी ट्रैक पे जो प्रॉपर रनिंग ट्रैक होते हैं उन पे करते हो तो कोई डैमेज नहीं होगा। सर स्लीप और स्ट्रेस का भी कुछ रिलेशन है क्या नी की प्रॉब्लम्स का? सो स्लीप और स्ट्रेस का रिलेशन हर बीमारी से है। सो कोई बीमारी अगर आपको बॉडी में है, कोई बीमारी जिससे आप परेशान हो, चाहे वो सिर दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो,
ये सब बीमारियां स्ट्रेस से और प्रॉपर स्लीप अगर नहीं है तो बढ़ेंगी ही। तो इसलिए ये तो कम होना ही होना चाहिए। और स्ट्रेस कम कैसे होगा? आपको दर्द है तो स्ट्रेस है कि दर्द की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो पेन कम करने के लिए क्या करोगे? एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, और मिनिमम 6 to 7 आवर साउंड स्लीप। एक सोना और एक अच्छे से सोने में फ़र्क होता है। तो साउंड स्लीप कैसे होगी अगर आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा? तो दोनों चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड हैं। और करंट जनरेशन में अगर समझें तो हर दूसरा पेशेंट बोलता है जी बहुत स्ट्रेस है सर, बहुत स्ट्रेस है। तो मैं सबको ही बोलता हूँ हमसे ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं होगा ना। हम सुबह आते हैं, एक सर्जरी करी, सर्जरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे पे है, फिर हम उसके बाद तुरंत उसको फॉलो करते हैं। हर पेशेंट और हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है। इस धरती पे आए हो तो स्ट्रेस लेके आए हो, है ना। बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रेस है, ठीक है ना, पेरेंट्स को बच्चों का स्ट्रेस है, वो दादा बन गए तो उनको पोतों का स्ट्रेस है, ठीक है ना। सर्जन को पेशेंट का स्ट्रेस है, पेशेंट को बीमारी का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो सब जगह है। कैसे उससे बाहर निकलते हो, कैसे लाइफ को एंजॉय करते हो, तो उसके लिए मेरी बहुत एक अच्छी एडवाइस है कि एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा अपनी हॉबी को दीजिए, जो आपके रूटीन वर्क से हट के है। मेरा गेम्स, तो मैं नहीं फिजिकल गेम, नो, मैं ऑनलाइन कुछ नहीं खेलता। मेरे पास कोई गेम ही नहीं है फ़ोन में। सो फिज़िकल गेम या म्यूज़िक, तो मेरा शौक़ है म्यूज़िक एंड फिज़िकल गेम्स। और अगर मैं टीवी पे कुछ देखूंगा अभी तो मैं कोई स्पोर्ट्स चैनल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, या फिर न्यूज़। जहाँ न्यूज़ में स्ट्रेस देने लगे कि ये तो सारा नेगेटिव न्यूज़ है, मैं चेंज कर देता हूँ उसका। तो स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आप कुछ और भी सोच सकें। अगर वो वन ट्रैक दुनिया चलती रहेगी ना तो आपका स्ट्रेस और बढ़ता रहेगा। तो स्ट्रेस और स्लीप बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा आपने पॉइंट टच किया। ये सिर्फ घुटने के लिए नहीं, ये पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो सर लास्ट में आप हमारे पेशेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे कि जो अपने जॉइंट हेल्थ को हेल्दी रख सकें? देखो, जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपकी डाइट में अच्छे कैल्शियम की क्वांटिटी होनी चाहिए, और सबसे रिच सोर्स कैल्शियम का है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दही, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये डाइट में अच्छे से होना चाहिए, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 1/2 लीटर मिल्क या उससे बनी हुई चीज़ें, चाय कॉफ़ी के अलावा। वो आपका इनटेक है अच्छा कैल्शियम का। सन एक्सपोजर है तो अच्छी बात है, नहीं है, शहरों में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो विटामिन डी आपको नॉर्मल रखना चाहिए। और एक बार नॉर्मल आ जाए तो उसको वंस ए मंथ का एक शैशे या कैप्सूल एज ए मेंटेनेंस, वो कुछ भी नहीं है, महीने में 1 गोली। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट में अच्छा प्रोटीन क्वांटिटी, और जो आपको ट्रीटमेंट बताया जाए अर्ली स्टेज में स्टार्ट करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जो लास्ट पॉइंट था हमारा, स्ट्रेस और स्लीप, वो सबसे। तो थैंक यू सो मच सर। और जो भी हम आशा करते हैं कि जो भी हमने 1 घंटे में डिस्कशन करी ये हमारे पेशेंट और देश की जनता को अवेयर कर सकेगी, बेसिकली एम्पावर कर सकेगी, सो दैट वो अपने मेडिकल जर्नी में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू बिगो हेल्थ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी चीज़ लोगों को बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट इससे लाभान्वित होंगे और अपनी लाइफ के बारे में सही डिसीजन ले पाएंगे।